पहले छोड़ दो खाली। हाँ, सही है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो देखो, हम लोग कर रहे थे शब्दावली। शब्दावली में मैंने वर्तनी वाला पॉइंट जो है वो आपका बीच में छोड़ दिया था। वो इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि वर्तनी सीखने के लिए आपको शब्द निर्माण सीखना ज़रूरी होता है। तो अब शब्द निर्माण की 4 विधि हम लोग कर चुके हैं। जो छात्र हमारे आज पहले दिन आए हैं डेमो क्लास के लिए, तो उन्हें हम बता दें कि बैच जो हमारा शुरू हो रहा है इसमें भाग 1 समाप्त हो चुका है। आज आप लोगों को डेमो इसलिए मिल गया है क्योंकि आज हम जो पढ़ेंगे उसका पीछे वाली क्लास से कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ से अपना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ या जो भी चीज़ बताऊंगी तो उनका पीछे की क्लास से लेना देना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपने वो पॉइंट पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्तनी में मैं आप लोगों को फिर दोबारा से वर्तनी का सेट नंबर 1 करवा रही हूँ। एक बार मैं करवा चुकी हूँ लेकिन फिर से याद दिलाती हूँ क्योंकि आप लोग दिमाग तो चलाना है नहीं आप लोगों को, है ना? सारा काम मुझसे ही करवाते हो। तो फिर से आपको दिखाती हूँ कि कैसे वर्तनी शुद्धिकरण में शब्द निर्माण हमारा काम करता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जब पहला शब्द है, अब आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हो इन चीज़ों को। शब्द है हमारा ऐतिहासिक। अब बताइए ऐतिहासिक शब्द किससे मिलकर बना है? अब ऐतिहासिक शब्द को लिखना मुश्किल नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि नहीं लिखना आता है तो आपको इतिहास तो लिखना आता ही है। और जब आपको इतिहास लिखना आता है तो आपको पता है कि इतिहास में आप क्या जोड़ेंगे, एक प्रत्यय यहाँ जोड़ेंगे तो आपको पता है कि ये ई किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा और आपके पास वर्तनी हो गई। ठीक है, ऐतिहासिक। आगे शब्द है आध्यात्मिक लिखा हुआ है। वो आध्यात्मिक शब्द में अगर आपसे गलती होती है तो आपको पता है कि शब्द है हमारा अध्यात्म। तो अध्याय है कि शब्द है हमारा अध्यात्म। तो अध्यात्म छोटा शब्द है, बहुत आसानी से आप इसको शुद्ध लिख लेते हैं। इसमें जोड़ना है आपको एक प्रत्यय, और एक प्रत्यय जब आप जोड़ते हैं तो यहाँ लिखेंगे एक, और ये बन जाएगा आपका दीर्घ, और शब्द की वर्तनी क्या हो गई? आध्यात्मिक। और इस तरह से आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपका शब्द यहाँ पर सही हो जाता है। आगे शब्द आता है आगे बस बात मत करना, ये ध्यान रखना, आवाज नहीं आनी चाहिए। जो भी आवाज आए जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ। शब्द है अगला हमारा अस्वीकार। तो पता है कि स्वीकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ये शब्द बन गया अस्वीकार। अब उपसर्ग जुड़ा है किसमें? तार में, तो शब्द बन गया अवतार। अब वर्तनी तो आ ही गई, साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि कौन सा उपसर्ग है इसमें। ठीक है, चलिए आगे शब्द है हमारा अधिदैविक। अधिदैविक शब्द आपके सामने आ गया। अब आप इसको देखते ही समझ जाएंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अधि इसमें उपसर्ग है और दैविक शब्द किस में जुड़ा है? देव शब्द में। देव शब्द में जब आपने एक जोड़ा तो एक प्रत्यय यहाँ पर जुड़ता है और ये ए का क्या हो जाता है? अय, दैविक हो जाता है, और उपसर्ग आपका ऐसे ही जुड़ता है तो शब्द बन जाएगा अधिदैविक। ठीक है, आगे शब्द है आपका आग्नेय। शब्द को देखते ही आपको पहचान में आ गया होगा कि किससे बना है शब्द? अग्नि से बना है। अग्नि, ये जो ई है इस ई को हटाकर हम यहाँ पर क्या जोड़ते हैं? कौन सा प्रत्यय है अब इसमें? ए जोड़ते हैं ना, तो ये ए आ जाएगा और ये अ क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो शब्द क्या बन गया? आग्नेय। अब आपको पता है अग्नि मूल शब्द है इसका संज्ञा, और इसका विशेषण बन गया आग्नेय, और यहाँ पे आपको इसका विशेषण भी पता चल जाता है। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा आनुषंगिक। आनुषंगिक शब्द हमारा किससे बना है? अनुषंग से। ठीक है, अनुषंग शब्द है। अनुषंग का मतलब होता है हमारा अपने आप होने वाला। ठीक है, इसी में हम क्या जोड़ रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं। एक यहाँ पे जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, और शब्द क्या बन गया? आनुषंगिक। जब भी आप देखते हैं परीक्षा में आता है, अगर मान लो ऐसे फोकस ना करो तो इसको हमेशा फोकस करना, ये आपका मूर्धा श होता है। जब भी शब्द कभी आनुषंगिक मिले, 4 विकल्प आते हैं तो चारों में अलग अलग श रहता है। आपको फोकस करना है कौन सा श होता है? मूर्धा श होता है। ठीक है, शब्द है उज्ज्वल। बताइए कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नियम पता है ना कौन सा काम कर रहा है? उत का मेल किससे हो रहा है? ज्वल से हो रहा है। तो ता का मेल ज से होने पर त स्वयं को किसमें बदल देता है? ज में बदल देता है, और शब्द बन जाता है उज्ज्वल। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि उज्ज्वल इस तरह से हमारा सही होता है। आगे देखेंगे, अगला है हमारा शब्द है आशीर्वाद। अब बताइए कौन सी संधि है आशीर्वाद में? विसर्ग संधि। आसी ही प्लस वाद। तो आपको पता है आसी विसर्ग हमारा किससे? अंतस्थ व्यंजन से मेल करने पर विसर्ग स्वयं को किसमें बदल रहा है? र में बदल रहा है, और र में बदल रहा है। तो बताइए ये र कहाँ लगेगा? श के ऊपर लगेगा या अपने बाद लगेगा?
पता है ना, र आधा र है तो कहाँ जुड़ेगा, अपने बाद वाले वर्ण पर जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा और शब्द हो गया आशीर्वाद। अब मत कर देना गलती कि भाई स के ऊपर लगा दो आशीर्वाद, ठीक है। अब देखो आगे शब्द आ गया। मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आए, अनधिकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो कैसे बताओगे? दिख रहा है शब्द में, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको पता है उपसर्ग क्या है? अन, फिर उसके बाद शब्द क्या है? अधिकार में अधि उपसर्ग है और फिर कार इसमें प्रत्यय है। तो आपको पता है पहले ये जुड़ता है, शब्द बनता है अधिकार और फिर अन, अन माने नहीं, तो जिस पे अधिकार नहीं तो शब्द बन जाता है अनधिकार। अब इसमें संधि मत करना, कभी अनाधिकार वाला सही कर दो। ऐसे आता है परीक्षा में, जो विकल्प में आता है ना, आ इसमें लगा हुआ होता है, तो आ लगा हुआ होता है तो बच्चे, अब क्योंकि बोलने में भी हम जल्दीबाजी करते हैं तो अनाधिकार ऐसे कर देते हैं, जबकि अनाधिकार कहना ही गलत है, अनधिकार होता है, ठीक है। तो अब अनाधिकार बोल के उसी को गलत करते चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसको कि कैसे बना है, तो शब्द बनता है इस तरह से, तो वर्तनी अशुद्धि नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे आता है हमारा शब्द अनभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द अब समझ में आया। इस शब्द में क्या है, इसमें भी हमारा अन उपसर्ग है। शब्द क्या है? अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? क्या होता है अभिज्ञ का मतलब? जानना, ठीक है, किसी विषय के बारे में जानना। अन लग गया तो क्या हो जाएगा? अन यानी नहीं, तो जो नहीं जानता, तो अनभिज्ञ का मतलब क्या हो गया? अरे जो नहीं जानता, वही तो बात है ना। इसमें मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें रुक गए क्या? अनभिज्ञ हो गया जो नहीं जानता है, इसका अभिज्ञ क्या हो गया? विलोम, यानी जो जानता है। बात समझ में आ गई? अगर विकल्प में कहीं पे भिज्ञ आ जाए तो भिज्ञ का मतलब क्या होगा? इतना मारूंगी दौड़ा दौड़ा के, कितनी बार बताया, अब की बार बता रही हूँ, चौथी बार बता रही हूँ आज। आज चौथी बार है, आपको पता है ना। पहले यहाँ आता है विलोम में, आपको यहाँ पे बताया, फिर विलोम में आता है, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आता है, वहां बताया, और अब आज यहाँ पे। ये शब्द ही नहीं होता, कितनी बार समझोगे? भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता है, ऑप्शन में मिलेगा आपको। कुछ लोग बोलते हैं कि भिज्ञ का मतलब नहीं जानना, ऐसा कुछ नहीं है। शब्द है यहाँ पर अभिज्ञ। ये शकल से देखने में लग सकता है आपको कि कैसे, क्योंकि आपका जो शब्द रहता है विज्ञ, अब विज्ञ का विलोम क्या होगा? अविज्ञ। ये मैंने बताया था कि इसको इसकी शकल से ही पहचानना। और फिर उसके बाद शब्द आ गया आपका प्रज्ञ। प्रज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ, ठीक है, तो इसका विलोम ये हो गया। तो अनभिज्ञ का विलोम क्या हो गया? अभिज्ञ। भिज्ञ नहीं आएगा, भिज्ञ कोई शब्द ही नहीं है, कहीं पे भी आए ये ध्यान रखना, ये कोई शब्द नहीं है, किसी का बनेगा ही नहीं। तो आपको ये याद रखना है, ये दोनों शकल से अलग होते हैं, ठीक है। ये दोनों उपसर्ग की मदद से बने हुए हैं, जो विकल्प में आएगा यही रहेगा, और ये दोनों भी उपसर्ग की मदद से बने हुए हैं। अब तो सीख लो, शब्द निर्माण सीख लिया पूरा, अब भी गलतियां करोगे तो फिर कैसे होगा? फिर तो निधि एकेडमी में पढ़ने का मतलब ही नहीं हुआ कुछ, समझ गए? तो यहाँ ध्यान रखना इसको। आगे शब्द देखो, कवियत्री। कवियत्री शब्द को मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरह से याद रख लो कि जब हम कवियत्री लिखते हैं तो शब्द आता है हमारा कवि। तो कवि में छोटी ई की मात्रा होती है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग जब बनाते हैं तो उसमें छोटी ई की मात्रा नहीं होती, और इस तरह से आप इस शब्द को याद करेंगे। तो लिखना है आपको कवियत्री, ठीक है, इस तरह से। आगे शब्द है कालिदास। कालिदास के बारे में क्या ट्रिक बताई थी? कालिदास, मैंने कहा था कि जैसे शब्द होता है काला, काला का स्त्रीलिंग बनता है काली, बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो हम उस भ्रम में इसमें भी बड़ी ई की मात्रा लगाकर ही सही कर देते हैं, जिसको आपको नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे काला का स्त्रीलिंग काली, बड़ी ई की मात्रा है, तो कालिदास के नाम में बड़ी ई की मात्रा नहीं है, तो छोटी ई वाला ही हमको सही करना है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो परीक्षा में जब भी आएगा, और देखो ये बार बार क्यों आते हैं ये शब्द, इसलिए आते हैं कि हर बच्चा इसी तरह की गलती करता है। देखो बैठने के लिए जगह दो, जो भी सीट खाली है बता दो फटाफट से, इधर आ जाओ, एक सीट है। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि ये शब्द हमको कैसे पता है क्यों बार बार आ रहा है? ये बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कॉमन गलतियां कर रहे हैं। हर छात्र बार बार वही गलती कर रहा है। जो पढ़ के जा रहा है थोड़ा ध्यान कर ले रहा है तो ठीक है, लेकिन गलती क्या हो रही है, जो पढ़ के भी जा रहा है ना, उससे भी गलती हो रही है, क्योंकि जब वहां उसे 4 विकल्प दिखाई देते हैं तो फिर ध्यान लगा के देखता है कौन सा होगा, और वही कॉमन गलती करता है कि अच्छा काला का काली देखा है तो कालिदास ये शब्द सही होता है, तो ऐसे ही लगाया जाएगा। तो आपको जिस तरह से गलती हो रही है, अगर उसी गलती को पकड़ के याद करेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। आगे शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द का अर्थ क्या होता है? किसका पर्यायवाची है?
चांदनी का पर्यायवाची है, बिजली का नहीं, चांदनी का, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसको लिखना आसान है, जैसे ही आप ज्यो बोलेंगे तो पता है आधा ज लगाएंगे, तो आपको यहाँ फोकस करना है, त भी आधा होता है, स भी आधा होता है। तो जब लिखने लगेंगे कि ज्यो, तो दिमाग में रखिए आधा त आधा स ना, तो शब्द हो गया ज्योत्सना। इस तरह से इसे याद रखेंगे। शब्द है हस्तक्षेप। जब हम हस्तक्षेप बोलते हैं आधा क का उच्चारण होता है, तो उसी के चलते में कई बार हम इसमें गलतियां कर देते हैं। तो आपको पता है ना क का उच्चारण क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आधा क और ये मूर्धा श है, तो ये इसका उच्चारण आ रहा है क श, तो ये हस्तक्षेप है। तो आपको ध्यान देना है क श का ये संयुक्त रूप है, तो हस्त, ठीक है, शब्द आ गया अक्षेप, तो आराम से आप इसको लिख पाएंगे। और शब्द है हिरण्यकशिपु। इसमें ध्यान रखना, चाहे कितना भी दिमाग में हो हिरण्यकश्यप और ये जो भी आपने पढ़ा है, इस शब्द को याद रखना कि ये हिरण्यकशिपु, आपको छोटी ई छोटा ऊ, फोकस इस चीज पे करना है। 3 टुकड़ों में इसको याद रखना, हिरण्यकशिपु। और जब इस तरह से लिखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। हिरण्यकशि, इस पे छोटी ई, और ये पु, इस पे भी छोटा ऊ, ठीक है, तो हिरण्यकशिपु इस तरह से आ जाएगा। और वर्तनी में ध्यान रखना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, तो ये तो वर्तनी थी हमारी आज के लिए, आज का सेट। तो घर जाके इसका अभ्यास करना, जो शब्द नहीं आता है उसको 10 बार दोहराना। चलो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं पद के भेद संज्ञा। बातें मत करिए और रफ कॉपी निकाल लीजिए। कुछ चीज़ें आप लोग सीखोगे आज जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी परीक्षा में सीधे सीधे आती हैं। हम पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, पढ़ा था वो शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। जो नए छात्र आए हैं मैं उनकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि सामान्य हिंदी को हम 3 भागों में करके पढ़ते हैं, ठीक है। भाग 1 जिसमें हमारी वर्णमाला और शब्द निर्माण होता है, भाग 2 जिसमें हम पद के भेद और वाक्य पढ़ते हैं, और भाग 3 जिसमें हम अलंकार रस छंद पढ़ते हैं। तो क्योंकि आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, इस टॉपिक में पीछे जो हमने पढ़ा है उसका कोई लेना देना नहीं है, वो आपके समझने में कोई आड़े नहीं आएगा। इसलिए यहाँ से नए बैच के लिए बच्चों को परमिशन दे दी गई है कि क्योंकि बैच यही है आपका, तो इसी बैच को ये राउंड फिगर में चलेगा। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे और फिर दोबारा जिस दिन आपके बैच में यही क्लास आ जाएगी उस दिन आपका बैच समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट शब्दों का वर्गीकरण बताया था, और शब्दों के वर्गीकरण में हमने व्यवहार के आधार पर, या कहें रूप के आधार पर, या व्याकरण के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण देखा था। 2 प्रकार का होता है, ठीक है। और वो 2 प्रकार का कौन सा हमने लिया था? विकारी और अविकारी। ये बताइए, आपने बचपन से पढ़ा है और ये इन सारी चीज़ों को हमेशा मतलब पढ़ते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नया है कुछ आपके लिए। विकारी पद से आपने क्या परिभाषा समझी है विकारी की? विकारी का मतलब क्या होता है? क्या समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? एक जना बोलो। मूल शब्द में परिवर्तन। और कोई नया छात्र कोई बताएगा? बदलाव। अच्छा, चलो मैं आप लोगों को परिभाषा बताती हूँ। अब आप लोग ना परिभाषा को नहीं लेके आ पा रहे हो, जो है एक्चुअली परिभाषा इसकी क्या है? कहते हैं हम जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल, इन 4 से जिनमें परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। और जिन शब्दों में इन चारों से परिवर्तन नहीं होता उनको अविकारी कहते हैं। आप लोग बचपन से ये परिभाषा पढ़ते आए हो और इसी तरह से रटते आए हो। कभी आपने प्रैक्टिकल किया? कभी ये सोचा कि परिवर्तन होता है तो कैसे परिवर्तन, हमें कैसे समझ में आएगा कि परिवर्तन होता है? फिर उसके बाद अगर आप आजकल के टाइम पे देखेंगे तो आजकल के टाइम में जैसे सोशल मीडिया की दुनिया आ गई है, तो हर टीचर चाहता है कि बच्चे मेरे पास आएँ तो कुछ नया निकाल के लाता है। मतलब किताबों में से कुछ नया खोद के लाएगा, नया निकाल के लाएगा, प्रश्न बनाएगा। कोई दूसरा बच्चा कहीं और टीचर के पास पढ़ रहा होगा, वो देखेगा नया प्रश्न, मेरे तो मास्टर ने ये पढ़ाया नहीं है, इनसे अब पढ़ना है, तो फिर दोबारा वही पढ़ेगा। तो ऐसे ही अभी तक आपने बचपन की किताब अगर देखें तो अभी तक आपने विकारी और अविकारी शब्दों को इन्हीं 2 में पढ़ा होगा कि विकारी में हमारे 4 शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और जो हमारा अविकारी आता है इसमें हमारे 4 हो जाते हैं, जिसके अंदर क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक, ये 4 हम पढ़ते हैं। फिर कभी कभी 4 के अलावा कुछ लोग निपात शब्द कह के संख्या 5 भी बता देते हैं। तो हम इतना ही पढ़ते आए अभी तक। लेकिन अभी आपकी परीक्षा में या आपको मॉक टेस्ट में ऐसा कुछ देखने के लिए मिला होगा कि सर्वनाम में भी विकारी अविकारी पूछ लेते हैं। निम्न में से सर्वनाम अविकारी रूप बताइए। तो यहाँ पे फिर
छात्र के दिमाग में डाउट आ जाता है कि अविकारी तो अव्यय शब्द होते हैं और सर्वनाम तो विकारी होते हैं, ये कैसे पूछा। या कभी आपसे विशेषण का पूछ ले कि विशेषण में निम्न में से कौन सा विशेषण है जो विकारी है या कौन सा विशेषण है जो अविकारी है। तो इस वाले पॉइंट पे आने के बाद फिर छात्रों के दिमाग में ये आता है कि विकारी और अविकारी को तो अभी तक हमने ऐसे 4 भागों में बांट के पढ़ा है, और ये अब विशेषण पूछ रहा है या सर्वनाम पूछ रहा है जो कि क्या है, विकारी है, और ये इनको पूछ रहा है कि इनमें अविकारी कौन सा है। तो आपको एक्चुअली इस शब्द का मतलब समझना पड़ेगा कि इस शब्द का मतलब क्या है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये संज्ञा के लिए फिक्स हो गया विकारी या सर्वनाम के लिए फिक्स हो गया या कोई और शब्द नहीं हो सकता विकारी। तो आपको पहले इसका मतलब समझना है। तो मतलब हम समझेंगे तो कैसे कि जो ये विकारी शब्द है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किससे मिलकर बना है तो आप क्या इसे तोड़ सकते हैं। हम देखेंगे कि विकार शब्द में हमारा ई प्रत्यय जोड़कर बना है। इस विकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आता है परिवर्तन यानी बदलाव। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर किसी शब्द में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो विकारी है, ठीक है, यानी उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है यानी विकार हो रहा है तो वो क्या है, विकारी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि परिवर्तन हो रहा है तो किस आधार पर। ये भी नहीं कि हर एक चीज के आधार पर दे दिया जाएगा। तो परिभाषा बताती है कि लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के आधार पर, केवल ये 4 ही हैं। इन चारों के आधार पर अगर किसी शब्द में परिवर्तन होता है तो वह शब्द किस श्रेणी में आएगा, विकारी। और इन 4 के आधार पर अगर किसी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है तो वह किस में आएगा, अविकारी। बात समझ में आ गई। इसको थोड़ी सी और व्याख्या से देख लें, उदाहरण से, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कैसे हम इसे देखें। जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपके पास लड़का। अब मान लो कि हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक शब्द है लड़का, अब मूल शब्द है हमारे पास। हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है या नहीं, क्या ये विकारी है या अविकारी है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्या होगा, लड़की। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो शब्द है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। अब परिवर्तन क्या आ गया कि इसका अ हटाकर ई लगा दिया तो शब्द में परिवर्तन आया। लेकिन ये परिवर्तन किस आधार पे आया है, लिंग के आधार पर। वहीं पे अगर मैं ये कहूं कि बताइए कि लड़का एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा, तो आप इसका बहुवचन बनाएंगे लड़के। तो इसमें जो अब परिवर्तन आ रहा है लड़का और लड़के में, तो यह किसके आधार पर आ रहा है, वचन के आधार पर। तो हमको यहाँ पर ये बात पता चल गई कि ये जो लड़का शब्द है इसमें लिंग या वचन से परिवर्तन हो जा रहा है, और परिवर्तन हो जा रहा है तो यह शब्द हमारा किस में आएगा, विकारी में आएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि मैम क्या ये परिवर्तन चारों से, उस शब्द में चारों से होना जरूरी है या चारों में से किसी एक के होने पर भी वो विकारी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, चारों में से किसी एक के होने, परिवर्तन होने पर भी वो विकारी शब्द में आ जाता है। अब जैसे मान लो कि ये तो हमारा, अब चलो ठीक है, लड़का शब्द को हमने संज्ञा में रख दिया। अब इसी तरह से हमारे सामने सर्वनाम आता है। अगर हम सर्वनाम शब्द की बात करें, मान लीजिए जैसे हमारे सामने सर्वनाम है मैं। अब ये जो सर्वनाम है, इस सर्वनाम में मैं एक वचन है। अगर मैं इसका बहुवचन बनाऊं तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, हम। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा, हम। तो शब्द में परिवर्तन आ गया। अब वहीं पे अगर इस मैं शब्द के साथ मैं कारक चिन्ह को रख दूं तो यह शब्द क्या बनेगा, मैं को बनेगा। तो क्या बनेगा ये, मुझको, मुझको या मुझे। तो शब्द में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। तो ये किसकी वजह से बदलाव आ रहा है, ये कारक के आधार पर बदलाव आ रहा है। तो हमने अभी देखा कि वचन के आधार पर बदलाव देखा, लिंग के आधार पर देखा, और अब हमने कारक के आधार पर भी देखा। फिर उसी तरह से हम आगे चलते हैं, काल के आधार पर देखते हैं, काल के आधार पर कैसे परिवर्तन आता है। तो जैसे मान लीजिए क्रिया है जाना, या जा हम कहें, मूल रूप है जा, ठीक है, जाना। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका वर्तमान बनाइए तो कैसे बनेगा, जाता है, ठीक है, शब्द आ जाएगा हमारा जाता। और अगर मैं कहूं कि इसका स्त्रीलिंग बना दीजिए वर्तमान में तो क्या हो जाएगा, जाती। और अगर मैं कहूं कि इसका भूतकाल बना दीजिए तो क्या बनेगा, गया। ठीक है, भूतकाल क्या बन जाएगा, गया। और मैं कहूं कि भविष्यकाल बना दीजिए तो जाएगा। तो शब्द में परिवर्तन नजर आ रहा है। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि तो ठीक है, विकारी पद हमारे वे हैं जिनमें लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन आता है तो वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। और ये विकारी पद हमारे 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो अब
इसके बाद जो बचा अविकारी, जिनमें ये परिवर्तन नहीं होगा वो क्या हो जाएंगे, अविकारी हो जाएंगे। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना कि विकारी और अविकारी क्या होता है और कैसे चलता है। तो अब इन्हीं को हम कहते हैं पद के भेद, और इसी में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हुए अब आपको अपना नोटबुक को पूरा करना है। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और मुझे बताइए कि जब हमने इसको कहा पद के भेद, तो पद का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो पद से? ये बताइए कि शब्द और पद दोनों अलग अलग होते हैं या एक होता है? दोनों एक ही होते हैं, कोई अंतर भी होता है इनमें? अलग अलग होता है, क्या अंतर होता है बताओ? वो नहीं पता ये ठीक है। चलो देखो, वैसे शब्द और पद यूं तो कहने के लिए एक ही होते हैं, लेकिन इनमें ना समानता और असमानता दोनों ही हैं। समानता ये है कि शब्द को ही हम पद कहते हैं, लेकिन अंतर क्या है? तो अंतर इतना है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने ये शब्द लिया, मैंने कहा कि पढ़ता, ये क्या है? एक शब्द है, ठीक है। वहीं मैंने कहा पुस्तक, तो ये क्या है? एक शब्द है। वहीं मैंने कहा राम, तो ये क्या है? एक शब्द है, ठीक है। अभी ये क्या है? शब्द। अब मैं इन तीनों शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बना देती हूँ, राम पुस्तक पढ़ता है। तो अब यहाँ पर ये जो शब्द हमारे प्रयोग हुए हैं वाक्य में, राम पुस्तक और ये पढ़ना, ये अब पद कहलाएंगे, ठीक है। तो पद की परिभाषा ये होती है कि जब किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह शब्द शब्द न रहकर पद कहलाता है। अब ये पद कैसे कहलाया? अगर पद का शाब्दिक अर्थ मैं आपसे पूछूं तो पद का शाब्दिक अर्थ आपको क्या समझ में आता है? एक तरीके से पदवी, ठीक है। अब आप जो तैयारी कर रहे हो, पद की तैयारी कर रहे हो ना, एसआई बनना है, तो आपको एक पद चाहिए। तो ऐसे ही ना इन शब्दों को एक पद मिलता है, कब? जब ये वाक्य में प्रयोग होते हैं। अब वो पद कैसा हो सकता है? जैसे मान लो कि राम एक संज्ञा पद है, तो यानी हमने इसको कौन सा नाम दे दिया? संज्ञा नाम दे दिया, ठीक है। पुस्तक भी एक संज्ञा पद है। वही पढ़ता जो है, ये क्या हो गया? हमारा क्रियापद, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया क्रियापद। अब उसी में ना और भी नाम यहाँ पे मिल जाता है कि ये संज्ञा पद तो है, लेकिन वाक्य में काम को करने वाला है, तो काम को करने के कारण ये क्या कहलाएगा? कर्ता पद कहलाएगा, ठीक है। तो ये कर्ता पद हो जाता है। और उसी तरह से पुस्तक वाक्य का क्या हो जाता है? एक कर्म पद हो जाता है। अब यहाँ पे जो आपके सामने नाम आ रहे हैं कि संज्ञा या कर्ता या कर्म या क्रिया, हम पद के भेद में इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं कि हम कैसे किसी वाक्य में पहचानेंगे कि वो कर्ता है या क्रिया है या कर्म है या वो संज्ञा है या विशेषण है। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? पद के भेद कहलाता है। और इसी को हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो, तो देखो यहाँ पर परिभाषा तो ऊपर दी हुई है आपकी, यहाँ दिया हुआ है हम जब इनका भेद करते हैं तो व्याकरणिक या रूप या व्यवहार या प्रयोग के आधार पर पद के भेद। अब ये इतने नाम जो लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपकी परीक्षा में से प्रश्न आएगा कि व्यवहार के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए, या रूप के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए, या व्याकरण के आधार पर संज्ञा के भेद बताइए। तो ऐसे करके कुछ भी नाम वो दे सकता है। तो हम जब किसी भी पद को पढ़ेंगे तो हर पद का ना अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार, अलग अलग संख्या होती है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर पद के भेद हमने दो प्रकार के देखे। अब ये मैंने समझा तो दिया है आपको, अब आप अपना नोट्स बनाइए और जल्दी से विकारी पद में लिखिए। यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे लिखिए। इसमें जो शब्द लिंग वचन कारक काल, जो शब्द लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसे मान लो शब्द आप लिख रहे हो परिवर्तित, या कई बार कलम रुकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि शब्दों को लेखन करते समय जैसे परिवर्ती और इत प्रत्यय लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे वही पता चल जाता है। और यह शब्द परिवर्तन से बना है, परिवर्तन में हमने इत प्रत्यय लगाया है तो उससे शब्द बना है। तो जब आपको शब्द बनाना आ जाता है तो फिर लेखन में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या लिखा? जो शब्द लिंग वचन कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहें या विकारी पद कहें, ठीक है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार होते हैं, ये चार होते हैं। निर्देशक चिन्ह लगा के लिखना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
पूर्ण विराम। ये 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दूसरा लिखिए, अविकारी पद में लिखना है जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, इन्हें अव्यय शब्द भी कहा जाता है, इन्हें अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अब आपको याद होगा कि अव्यय शब्द हमने कहाँ पे, हमें ज़रूरत कहाँ पे पड़ी थी, जब हम लोग समास पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी थी अव्यय शब्द के बारे में। तो हमें यहाँ पे पता चलेगा, देखने को मिलेंगे कि अव्यय शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। निर्देशक चिन्ह लगा के लिखना है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक। कहीं पे आपको विस्मय बोधक भी मिलेगा और विस्मयादि बोधक। चलो, हो गया ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे, यहाँ पे तो ये पॉइंट हो गया, हमें सबसे पहले पढ़ना है संज्ञा। देखो ध्यान रखिएगा, ये पद के भेद हैं, अगर ऐसे ही पढ़ने वाली बात आए तो ये एक दिन में समाप्त हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें समझ के और हमारी परीक्षा में हमें हर प्रकार का प्रश्न हम हल कर पाएँ, इस तरह से हमें पढ़ना है, तो लगभग 10 से 12 दिन हमारे लगते हैं इनको पढ़ने में। ठीक है, तो हम इनको देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा को। तो चलिए, विकारी पद में सबसे पहला पद है हमारा संज्ञा, और संज्ञा की परिभाषा बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग, तो क्या होती है? उस विकारी पद को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाम का बोध। तो हम ये कह सकते हैं कि वो पद जिससे हमें किसी के भी नाम का बोध होता है वो हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन सकता है कि संज्ञा शब्द किससे मिलकर बना है? तो सम प्लस ज्ञा से, अर्थात इसका शब्द अर्थ आ जाता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, आदि आदि। अब इससे कोई लेना देना नहीं है आजकल आपकी परीक्षा में कि सम्यक ज्ञान कराना क्या नहीं कराना। एक सीधी सी बात समझिए, बहुत छोटी सी, जो आपको समझना है कि कुछ लोग संज्ञा को नाम भी कह देते हैं, कि संज्ञा नहीं बस नाम, मतलब हर एक चीज का नाम। तो अगर हम ये वाली बात कहें कि हर एक चीज का नाम, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर क्रिया भी, तो अगर हम कहें कि पढ़ना, तो वो पढ़ना एक क्रिया का नाम ही तो है। अगर हम कहें लिखना, तो वो भी क्रिया का नाम ही हो जाएगा। या हम कहें कि मोटा, तो एक अवस्था का नाम ही तो है वो, तो फिर हम उसको विशेषण कैसे कह पाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि एकदम हम ऐसे भी कहें कि नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो फिर हमारे विशेषण, क्रिया, ये सब भी हमें छांटना मुश्किल होगा। तो हम इसकी उसी परिभाषा से चलेंगे जो हमें किताब में दी है, कि ये वो शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी भाव, किसी जीव या किसी स्थान के नाम का बोध करते हैं। बोध का मतलब समझना। उदाहरण के तौर पर जैसे दिया है लड़का, मोहन, दिल्ली, पुस्तक, गाय, प्रेम, क्रोध। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि लड़का, यह एक व्यक्ति के बारे में बताया, व्यक्ति की जाति का बोध करा रहा है। मोहन एक व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है। दिल्ली स्थान के नाम का बोध करा रहा है। पुस्तक वस्तु के नाम का बोध करा रहा है। गाय ये किसी जानवर की जाति का बोध करा रहा है। प्रेम और क्रोध ये मनुष्य के भाव का बोध करा रहा है। तो इसी तरह से हम कुछ चीजों के बारे में देखेंगे, उनका नाम। ठीक है, यहाँ तक चीजें एकदम स्पष्ट हैं, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में
एक लाइन में आ जाते हैं, जिसके लिए आपको संज्ञा के बारे में पॉइंटों को समझना है कि संज्ञा की पहचान, कि हम संज्ञा की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट आता है कि जो संज्ञा शब्द है वो प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक दोनों हो सकते हैं। अब आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, ऐसे प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ऐसे दे देगा, और आपसे लिखा रहेगा कि संज्ञा शब्द केवल प्राणीवाचक होते हैं, ऐसे दे दिया। तो केवल प्राणीवाचक कह देना ये तो भाव क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि संज्ञा शब्द जो है वो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों होते हैं। तो अब ये अप्राणीवाचक और प्राणीवाचक का मतलब क्या हुआ, प्राणी का मतलब जीवित, ठीक है, तो यानी जो जीवित है हम कह सकते हैं जो सजीव है, यानी जो लिविंग है, ठीक है, और अप्राणीवाचक मतलब जो जीवित नहीं है यानी निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग है। तो हमें ये बात समझ में आ गई। अब हम उदाहरण देख लेंगे कि प्राणीवाचक कैसे, तो जैसे लड़का, लड़की, कबूतर, मनुष्य, रमेश, मोहन, ये सब क्या है, इनमें प्राण है, जीवन है, तो प्राणीवाचक हो गए। और अप्राणीवाचक संज्ञा जैसे हो गई पुस्तक, घर, जहाज, नदी, प्रकाश, हवा, पानी, इनमें कोई प्राण नहीं है, तो ये अप्राणीवाचक हो गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि संज्ञा शब्द गणनीय और अगणनीय हो सकते हैं, यानी दोनों ही हो सकते हैं। तो अब मान लो अगर कोई पॉइंट हमें ऐसे बताए कि संज्ञा शब्द केवल गणनीय होते हैं या संज्ञा शब्द केवल अगणनीय होते हैं, तो ये भी पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि गणनीय और अगणनीय दोनों होते हैं। तो गणनीय का मतलब क्या हुआ, गिनती करना, यानी हम इन शब्दों की गिनती भी कर सकते हैं और गिनती नहीं भी कर सकते हैं। तो जैसे गिनती किनकी कर सकते हैं, तो जैसे लड़का, लड़का 1 2 3 4 हम गिनती कर लेते हैं। ऐसे ही किताब, मेज, पंखा, बस, कार, बोतल आदि, ये ऐसे शब्द हैं जिनकी हम गिनती कर पाते हैं 1 2 3 4 करके। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे पानी, हम पानी की गिनती कर पाएंगे नहीं, तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं कहेंगे, 2 पानी 4 पानी ऐसे नहीं बोलेंगे। हवा, क्या हम हवा की गिनती कर सकते हैं, नहीं। प्रकाश, प्रेम, क्रोध, इन सब की हम कोई गिनती नहीं कर सकते, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अगणनीय हो जाएंगे। देखो अभी मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, आप लोगों को लिखवा नहीं रही हूँ, तो जब मैं बोलने के लिए बोलती हूँ तो मुंह से बोला करो, वरना नींद आ जाती है फिर क्लास में, ठीक है। तो बहुत सुंदर प्रश्न है, एक गिलास पानी। अब ये बताइए कि आप गिनती ग्लास की कर रहे हो कि पानी की, बताओ। नहीं, साथ में पानी है वो अलग बात है, आप गिनती जो कर रहे हो पानी की कि गिलास की, आप ही बताओ मुझे, मैं नहीं बता रही कुछ भी, आप ही बताओ। जैसे बोल रहे हैं, मान लो वहीं कहा कि 5 गिलास पानी ले आओ, तो ये पानी की गिनती करी है कि गिलास की, अरे सोचने तो, अरे तुम लोग तो होशियार बच्चे हो भाई, उनका प्रश्न है, उन्हें जानने तो दो। बताओ बताओ, पानी की गिनती कर रहे हो कि ग्लास की, ग्लास की कर रहे हो ना, तो ऐसे ही होगा, वहां हम पानी की गिनती नहीं कर रहे, हम पानी को माप जरूर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 लीटर पानी, तो हम लीटर में जरूर उसको माप सकते हैं, तो लीटर में वो मापा जाएगा, वो गिनती नहीं है। तो हम यहाँ पे जो अभी बात कर रहे हैं वो गिनती करना या गिनती नहीं करना, हम माप तोल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। चलो अब इसके बाद आता है वाक्य में तीसरा पॉइंट हमारा दिया है कि और संज्ञा की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि संज्ञा और हमारी क्या होती है, कहाँ होती है। तो वाक्य में प्रयोग होकर संज्ञा शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि कारकों के रूप में पहचानी जा सकती है। अब ये जो मैंने बॉक्स में डाला है, अब अपनी कॉपी में भी उसको बॉक्स में डाल दो। अब ये पॉइंट आप कहेंगे मैम हमें समझ नहीं आया, तो भी समझने की जरूरत नहीं है, जब हम आज से 7वें दिन कारक चिन्ह पढ़ेंगे ये उस दिन समझ में आएगा। तो इसको बॉक्स में डालो और इसको छोड़ दो, बस इतना जानो कि संज्ञा कारक के स्थान पर प्रयोग होती है। मान लीजिए कि आपकी परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि इसमें से संज्ञा शब्द पहचानिए और वाक्य दिया हुआ है, और आपने अगर वाक्य को पहचान लिया कि ये कर्ता है, कर्म है, करण है, या संप्रदान है या अपादान है, ये पहचान लिया, तो समझ जाइएगा कि वो उस समय जो भी शब्द वहां रखा है वो किस रूप में है, संज्ञा के रूप में है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा आता है। अब आगे बढ़ते हैं संज्ञा के भेद। ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान विविधताओं वाला देश है, और आपको पता है जब तक विवाद ना हो तब तक मजा कैसा। अब परिवार में रहते हैं, अगर जब तक मतलब विचारों में मतभेद ना हो तब तक तो ना तो भाई भाई हो सकते हैं, ना भाई बहन हो सकते हैं, ना दोस्त दोस्त हो सकते हैं, एक चीज पे तो हम कभी एग्री हो ही नहीं सकते। तो इसी तरह से हमारी संज्ञा में भी कोई एग्री नहीं है, एक चीज पे अलग अलग बनाए गए हैं। अब सवाल उठता है कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हमें सारा पढ़ना होता है। परीक्षा में आधार दिए जाते हैं, तो उसी आधार पर हम देखेंगे कि संज्ञा के भेद यानी संज्ञा के प्रकार, भेद का मतलब प्रकार से होता है।
ठीक है। तो जब हम संज्ञा के प्रकार और भेद की बात करते हैं तो किस आधार पर हम इसको बांटेंगे? तो जब हम देखते हैं तो संज्ञा को विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से बांटा है। कुछ लोगों ने व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति के आधार पर बांटा है, कुछ लोगों ने अर्थ के आधार पर बांटा है और कुछ लोगों ने आधुनिकता के आधार पर, और आधुनिकता जो है वो किस भाषा के आधार पर? अंग्रेजी भाषा के आधार पर बांटा है। तो तीनों प्रकार से आता है, तीनों प्रकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं। तो तीनों ही आधारों को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। सरल है, बहुत सरल है। संज्ञा में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी संज्ञा से प्रश्न गलत हो जाते हैं। गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप जब किताबों में पढ़ते हो ना अलग-अलग, तो किताब आपको ये नहीं बताती कि कोई एक शब्द बदलता है, परिवर्तित होता रहता है। कोई एक शब्द है जो आपको कहीं पर समूहवाचक संज्ञा के अंदर नजर आएगा, तो वही शब्द कभी आपको जातिवाचक के अंदर नजर आ जाता है, और इसके चलते आप ये नहीं निश्चित कर पाते कि इसको समूहवाचक में रखूं कि जातिवाचक में रखूं। तो ये वाला जो चीज़ आपको जब किताब व्याख्या नहीं करती, वहीं पे आप फंस जाते हैं। तो हम इसको बहुत आराम से देखेंगे। एक बार देखेंगे कि संज्ञा हमारी होती क्या-क्या है, कितने प्रकार की, और लास्ट में जब आपके अब ऐसा होगा कि जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे, तो आपके दिमाग में प्रश्न चलेंगे। तो प्रश्न आपको कल करना है, मतलब जब हम संज्ञा एंड करेंगे बिल्कुल वहां पे, अगर बचता है तो, नहीं तो बचेगा ही नहीं। तो अभी आपको एक एक करके ना समझना है, सीखना है। सबसे पहले हमने आधार लिया व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर। तो हमारे विद्वानों ने, जिन्होंने भी देखो ये व्युत्पत्ति के आधार पर दिया है, उन विद्वानों का कहना था कि बच्चों को ज़्यादा परेशान न किया जाए, जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा परेशान न किया जाए, संज्ञा को बिल्कुल सीधा सीधा रख दो। तो उन्होंने ना 3 प्रकार का रखा यहाँ पे संज्ञा को, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणीय संज्ञा और अगणीय संज्ञा। व्यक्तिवाचक में आ गई, जो एक अपना नाम है यानी विशेष, जो दुनिया में कोई एक है, उसको व्यक्तिवाचक के अंदर रखेंगे। गणीय में रखा जिनकी गिनती की जा सकती है, जिन्हें हम 1 2 3 4 करके गिनती करते हैं, उनको गणीय में रखते हैं। और अगणीय में रखा जिनको मापते तोलते हैं या जिनकी गिनती नहीं हो सकती। तो 3 में बटा, और बहुत ही सरल हो गया, कोई टेंशन नहीं। जैसे कुछ भी नाम लोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि गणीय कौन सी और अगणीय कौन सी है। तो जैसे व्यक्तिवाचक की परिभाषा दी है कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोहन, भारत या चेतक, नर्मदा, रामायण आदि जो एक हैं। और वहीं पे फिर आता है गणीय के लिए, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख के अपनी नोट को पूरा कर लीजिए। गणीय संज्ञा को कुछ लोगों ने संख्यावाचक संज्ञा का नाम भी दिया है। अगर कभी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि गणीय के स्थान पर संख्यावाचक संख्या लिखा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जिन संज्ञाओं की गिनती हो रही है हम इसके अंदर वो रखेंगे। तो लिखो, इसमें यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्न, इसमें लिखनी है ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी गिनती की जा सके। ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी गिनती की जा सके। जिनकी गिनती की जा सके, ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी गिनती की जा सके, कॉमा, गणीय संज्ञा कहलाते हैं। गणीय संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखो, जैसे लड़का, गाय, मेज, पुस्तक, शहर, नदी, मेला, परिवार आदि, ये सब ऐसे हैं जिनको हम 1 2 3 4 करके गिनती कर सकते हैं। अगणीय संज्ञा, ये जो अगणीय संज्ञा है, इसको अगर अगणीय न कहकर कुछ लोगों ने इसको परिणाम वाचक संज्ञा भी कहा है, ठीक है। तो परिमाणवाचक, परिणाम नहीं, सॉरी मैंने गलत उच्चारण किया, परिमाणवाचक संज्ञा। परिमाणवाचक का मतलब होता है जिसमें मापा तोला जाता है, ठीक है। तो या तो हम मापते तोलते हैं या हम मापते तोलते बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लो अगर ये कहें सही मायने में इसको अगणीय ही कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रेम की बात आ जाए, तो क्या हम प्रेम को मापते तोलते हैं कि 2 किलो प्रेम करता हूँ, 10 किलो करता हूँ या 20 कुंटल करता हूँ? ना, माप नहीं सकते। जब माप नहीं सकते तो फिर इसको हम परिमाण नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी रखा गया है नाम, बाई चांस कभी आए तो। जैसे हम कहें, मान लो लोहा को नापते हैं, हम मापते हैं, ठीक है। बर्फ को माप लेंगे, आम, फल, इनको माप लेंगे, वर्षा को, दूध को, इनको माप लेंगे। लेकिन बहुत सारे जो हमारे शब्द हैं, जैसे मान लो मानवता है, भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है, तो हम इसको माप नहीं सकते। तो यही विरोध उठा, क्योंकि लोगों ने फिर विरोध किया कि हम ऐसे तो नहीं कर सकते, आप इसको कैसे कहते हैं। तो इसीलिए ये आधार जो है वो फेल हो गया, यानी जो ये 3 आधार दिया हमारा, तो ये हमारा फेल हो गया। फिर उसके बाद कुछ विद्वानों ने दिया कि अर्थ के आधार पर अब इसको 5 भागों में बांटेंगे। तो अर्थ के आधार पे इसको वापस से 5 भागों में बांटा गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, मेरे साथ बोलो, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है।
तो इन 5 भागों में बांट के अलग अलग कर दिया, लेकिन जब इन 5 भागों को भी बांटा गया तो हमारे सामने ना कुछ शब्द ऐसे आए जो आपस में टकराने लगे। जैसे मान लो शब्द है परिवार। अगर हम परिवार शब्द को देखें तो परिवार शब्द समूह से बनता है, तो जब ये समूह से बनता है, क्योंकि एक व्यक्ति का परिवार नहीं होता, कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, यानी समूह चाहिए, तो समूह चाहिए तब परिवार बनता है। पर अगर हम देखें तो परिवार तो एक जाति को भी बोध कराता है। तो अब यहाँ पे फिर समस्या उठने लगी कि इस परिवार शब्द को समुदाय में रखा जाए कि जाति में रखा जाए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे सामने आने लगे। जैसे मान लीजिए फल हो गए, अब फल में जैसे आम शब्द आ गया, तो यहाँ पे फिर उठा कि आम को मापा तोला जाता है, लेकिन आम एक तरह से कि भाई सिंदूरी आम या देसी आम, लंगड़ा आम, इस तरह से हम उसकी कई सारी जातियां बनाते हैं, प्रजातियां बनाते हैं। तो फिर सवाल आने लगा कि उसको जातिवाचक में रखें कि द्रव्यवाचक में रखें। तो यहाँ पे भी फिर एक तरह से ऐसे बहुत सारी संज्ञाओं के साथ विवाद उठने लगा। तो फिर से इस वर्गीकरण को दोबारा से किया गया और कहा गया कि क्यों ना इसको अंग्रेजी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर बांट दिया जाए। तो जो हमारे 5 प्रकार थे उन्हीं को हमने वापस से अंग्रेजी के आधार पर बांटा। अंग्रेजी में हम ऐसे कि पहले 3 प्रकार से, यानी इस आधार पर वर्गीकरण जो संज्ञा है वो हमारे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जो जातिवाचक है इसके 2 उपभेद बना दिए गए, संज्ञा समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। और ये जो समुदायवाचक है इसको समूहवाचक भी कह देते हैं, ठीक है, समूहवाचक भी नाम दे दिया जाता है। तो ये मैं सोचना कि समुदाय और समूह अलग है, एक ही है। तो यहाँ पे अब जब हमने जाति के उपभेद बनाए तो ध्यान रखिएगा कि जब हमने परिवार को यहाँ पे रखा तो परिवार शब्द में हमें पता है कि समूहवाचक तो है लेकिन इसमें जातिवाचक भी है। अब यहाँ पे आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, विकल्प के आधार पर आपको उसका उत्तर चुनना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको वाक्य दे दिया ऐसे कि मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का हूँ। इस वाक्य में परिवार संज्ञा कौन सा भेद है? तो क्योंकि यहाँ पे परिवार एक ही की बात हो रही है और मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा लड़का हूँ, तो यहाँ परिवार समूह का बोध करा रहा है। तो समूह का बोध करा रहा है तो उस समय परिवार संज्ञा जो है वो हमारी किस में होगी? समुदायवाचक में होगी। लेकिन अगर ऐसे वाक्य आया कि इस कॉलोनी के सभी परिवार को राशन पत्र दिया जाएगा, तो यानी एक कॉलोनी के सभी परिवार की जाति का बोध करा दिया गया, तो अब वहां पर वो परिवार शब्द जो आएगा वो आपका जातिवाचक में आएगा, ठीक है। तो जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, अब मान लो आपका प्रश्न रहेगा कि मैम अगर ऐसे आ गया केवल परिवार लिखकर आ गया और विकल्प में हमको जातिवाचक भी दिया है, समुदायवाचक भी दिया है, तो फिर हमारा चुनाव क्या होगा? तो ध्यान रखना सबसे नजदीकी, तो सबसे नजदीकी ये किसकी तरफ जा रहा है? क्योंकि परिवार इस समय क्या है? एक शब्द है, और उस शब्द का हम पहले जब सेंस लगाएंगे तो वो उसके समूह से लगाएंगे, तो वो हमारा किस में जाएगा? समुदाय में। अब मान लो अगर विकल्प में समुदाय नहीं है तो फिर हम जाति में लगाएंगे। तो यानी इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर विकल्प को देखकर लगाया जाता है, ना कि हम रट सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमें यहाँ पे समझना होगा सारे शब्दों को, और सारे शब्दों को समझते हुए ही हमें आगे बढ़ना होगा। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, हम एक तरफ से अपने इनको पढ़ते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति कॉमा वस्तु कॉमा स्थान अथवा प्राणी के नाम का, अथवा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग, ठीक है। संज्ञा होती है, संज्ञा होता है नहीं लगाएंगे। तो ये याद रखना, अगर कभी बाई चांस कभी परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न बन जाए तो संज्ञा शब्द जो है वो अपने आप में स्त्रीलिंग है, तो ये हमें याद रखना है। अब आगे देखिए, इसमें उदाहरण दिया हुआ है, अब हम एक एक करके उदाहरण समझेंगे। परिभाषा की हमने देखा, तो हम परिभाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि विशेष व्यक्ति का मतलब, जैसे कभी कभी कुछ लोग ऐसे समझाते हैं कि जिसकी कॉपी ना हो सके, ठीक है, या हो सकता है आपने सुना हो या किसी से कि जो एक हो, जो अपने आप में क्या हो? एक हो, वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक होता है। मुझे बताइए, क्या आप एग्री करते हो इस बात पर? पक्का? चलो, तो मुझे एक बात ये बता दो,
रामचरितमानस हर घर में पाई जाती है, कॉपी तो है। अभी देखो, अपनी बात से ना बदलो। मैंने कहा क्या आप इस बात पे एग्री करते हो कि जो एक हो? आपने कहा हाँ एग्री करता हूं, यानी जिसकी कोई कॉपी ना हो। अब जब कॉपी नहीं है तो रामचरितमानस एक ही होनी चाहिए थी, कॉपी नहीं होनी चाहिए थी। बात ये मत बताओ कि बाद में छापी है या पहले छापी है, कब छापी है। मैं आपको, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, मैं आपको ना सोचने के लिए बता रही हूँ। जैसे मैंने देखा है मार्केट में कुछ शब्द इजाद किए गए हैं संज्ञा समझाने के लिए, लेकिन वो आप लोगों को हमेशा क्या करते हैं, गलत ले जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रही हूँ कैसे पहचान करना है। यानी अगर हम ऐसा सोचें कि जिसकी कॉपी ना हो तो ये कैसे पॉसिबल है, फिर तो रामचरितमानस नहीं हो पाएगा। फिर तो हम इसको, आप यही सोचो कि कॉपी नहीं है उसकी। अब ऐसे ही मान लो कि मोहन नाम का लड़का है, मोहन तो कितने हजारों हैं, नाम की कॉपी तो आ रही है। तो फिर हम कैसे कहें? तो ये शब्द कहना कि जो एक हो या जिसकी कॉपी ना हो, ये व्यक्तिवाचक को नहीं, मतलब सही से परिभाषित नहीं करता। तो फिर क्या होगा? फिर हमें क्या सोचना है? तो हमें सोचना है कि जो हमारी परिभाषा में लिखा है ना, जो अभी आप लोगों ने लिखा है, एक शब्द है वहां पर विशेष, उस शब्द को बॉक्स में डालो। जो परिभाषा आपको दी गई है वो परिभाषा वही बताती है विशेष, जो अपने आप में अपनी एक विशेषता रखता हो। ठीक है, तो ये अपनी विशेषता रखता हो वही। अब जैसे मान लो रामचरितमानस है, एक पुस्तक का नाम है, तो एक पुस्तक रामचरितमानस है जिसकी अपनी क्या है, एक विशेषता है। अब भले ही उसकी कॉपी 10 घरों में 10 है, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इस पुस्तक की अपनी एक विशेषता है और ये अपना एक अस्तित्व रखती है। और कैसा अस्तित्व? इकलौता। ठीक है, तो जो अपना एक इकलौता अस्तित्व रखता है वही हमारा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो अब इस वाली चीज को देखते हुए हमें यहाँ पे कुछ शब्दों को देखना है कि कौन कौन से शब्द हमारे व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं व्यक्तियों के नाम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी व्यक्ति है ना, जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उनका जो एक नाम रख दिया जाता है वो सबका क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक बन जाएगा। भले ही सुभाष नाम के 1000 व्यक्ति क्यों ना हो, पर ये सारे के सारे अपने अपने लिए क्या है? विशेष हैं। तो ये सब के सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों के नाम हो गए। तो अब आपको समझ में आ जाएगा जितने भी नाम होंगे सारे नामों को आप किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक में। दूसरा आता है प्राणियों के नाम। अच्छा, मनुष्य यानी व्यक्तियों के नाम और प्राणियों के नाम में आपको क्या अंतर समझ में आता है? मनुष्य को तो हमने निकाल दिया है ना, अब मनुष्य भी तो प्राणी ही है, लेकिन इन प्राणियों में से हमने मनुष्य को अलग कर दिया। अब प्राणी में क्या बचा? मतलब जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, अगर उनमें से किसी का आपने नामकरण कर दिया है तो जो नामकरण उनका कर दिया गया है वो व्यक्तिवाचक है। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐरावत, ऐरावत नाम का इंद्र का हाथी है, हाथी है वो, एक हाथी एक जाति को दिखा रहा है, लेकिन वो हाथियों में से ऐरावत शब्द उसको क्या बना देता है? विशेष बना देता है। तो ऐरावत शब्द आपका व्यक्तिवाचक है, ना कि हाथी। अब ये मत सोचना, कई बार ऑनलाइन वाले छात्र कह देते हैं मैम आपके व्यक्तिवाचक में हाथी रखा था, हमने वहां देखा कि हाथी आपने व्यक्तिवाचक में रखा। यहाँ मैंने आपको ये ब्रैकेट में लिखा है कि ऐरावत कौन है, ये बताने के लिए लिखा है कि वो कौन है? हाथी। कामधेनु एक ही है, अपने आप में विशेष है, गाय का नाम है। चेतक एक ही है, अपने आप में विशेष है, घोड़े का नाम है। तो अब आपके घर में मान लो आप डॉगी पालते होगे या कैट पालते होगे या और भी जानवर पालते हैं, गाय भैंस बकरी ये सब। तो कई बार जब हम घर में गाय भैंस भी पालते हैं तो हम उनके भी नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो हमने उनका नाम रख दिया वो सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक और विशेष में आ जाएगा। चलो आगे आता है दिशाओं के नाम। तो हमारी जितनी भी दिशाएं, अब ये ध्यान रखना, अब जैसे मान लो ये दिशा शब्द आ गया, ये दिशा हो गया जातिवाचक, क्योंकि हर दिशा को बोध करा रहा है। लेकिन अगर दिशा का नाम रख दिया उत्तर, तो ये एक ही दिशा है, विशेष। पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये क्या है? एक ही दिशा को बोध कराएगा, तो ये हमारा विशेष हो जाएगा। ठीक है, समुद्रों के नाम। अब समुद्र शब्द तो अपने आप में जातिवाचक है ही, लेकिन इनके नाम जैसे भूमध्य सागर एक ही है, हिंद महासागर एक ही है, प्रशांत महासागर, लाल सागर, अरब सागर, ये सब क्या है? एक ही है। तो ये हमारे लिए क्या हो गए? व्यक्तिवाचक हो गए। ठीक है, नदियों के नाम। नदियों के नाम जैसे गंगा एक है, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ये सब क्या हो गए? एक। इसी तरह से पर्वतों के नाम, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? एक में आ जाएंगे। पुस्तकों के नाम, अब जो कोई भी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम हो गया तो वो अपने आप में पुस्तक जो है वो क्या हो जाती है? एक विशेष हो जाती है और व्यक्तिवाचक में आ जाती है। उत्सवों के नाम जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, ये उत्सव हैं और एक ही प्रकार से मनाए जाते हैं और एक ही घटना के लिए मनाए जाते हैं और इनकी विशेषताएं एक ही हैं। तो इसलिए हम इन सबको किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक में रखेंगे। महीनों के नाम जैसे मई, जून, जुलाई। अब ये मत सोच रहा 12 महीने, 12 के 12 महीनों की बात हो रही है, कभी ये कहे मैम इसमें जनवरी फरवरी नहीं है, ऐसा
कैसे? क्योंकि 3 महीनों के इससे बनते हैं, लेकिन समूह में रख सकते हैं, पर अभी हमारी किताबों में जो किताबों में दिया है तो उसमें महीनों के नाम व्यक्तिवाचक में ही रखे हैं। हम ये नहीं कह सकते। देखो समूह के लिए क्या होता है, अब जैसे मान लो ये मई जो है ना, मई का महीना, ये अपने लिए एक विशेष स्थान रखता है कि इतने दिन होंगे इस तरह से, और वर्ष के इसमें इस वाले नंबर पे आएगा और इतने दिन होंगे, तो इसकी अपनी एक विशेषता है। तो इसीलिए हमने इसको पहले जो रखा है वो व्यक्तिवाचक में रखा है, तो इसलिए समूह में मत लेके जाना। अगर किसके, हाँ निश्चित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसे समूह में रखना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी किताब में नहीं रखा है। हम अपनी मर्जी से तो रख नहीं सकते। मान लो परीक्षा में आ गया, मैं कह भी दूं चलो कि नहीं सही है, हम दिमाग लगा के कह रहे हैं, हमारे कह देने से क्या होगा? जो किताबों में रखा गया है और जो आंसर सही होना है हम वही तो रखेंगे ना। तो इसीलिए अभी आपको इसे, चाहे वो हिंदी के महीने हो चाहे वो अंग्रेजी के महीने हो, महीनों के नाम हम किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक में रखेंगे। ऐसे ही दिनों के नाम, सोमवार मंगलवार, अब जैसे बुधवार नहीं है इसमें, तो ये भी डाउट आता है मेरे पास कि मैम बुधवार नहीं होगा क्या? 7 दिन की बात हो रही है, ठीक है, आदि लिख दिया है, ये बात ध्यान रखना। आगे आता है देशों या स्थानों के नाम, ठीक है। अब ध्यान रखना, जैसे देशों स्थानों के नाम दिया, दिल्ली, अमेरिका, भारत, चेन्नई, ये सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक के अंदर रहेंगे। नगरों, चौराहों और सड़कों के नाम, अगर कोई सड़कों को नाम दिया गया है, ठीक है, तो उनके लिए जैसे मान लो अशोक मार्ग, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। भले ही अशोक मार्ग नाम का हर शहर में एक मार्ग क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन वो अपनी जगह के लिए क्या है? विशेष है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। समाचार पत्रों के नाम, अब जैसे समाचार पत्रों की इतनी सारी प्रतिलिपि बढ़ती है, हर घर में जाता है, लेकिन वो जो प्रतिलिपि है वो अपने आप में क्या है? विशेष है। तो इसलिए समाचार पत्रों के नाम व्यक्तिवाचक में रहेंगे। ऐतिहासिक युद्धों, घटनाओं और संधियों के नाम अगर कोई दिए हैं तो वो किस में रहेंगे? व्यक्तिवाचक के अंदर रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा हुआ है इसको लिखा रहने दो, इसको मैं कल की क्लास में बताऊंगी, क्योंकि जब हम सारे पढ़ लेंगे तब। तो अब वाक्य प्रयोग करो, क्योंकि ये विशेष है, लिखा हुआ है, ये वही है जो आपको डाउट बनता है उसके लिए। क्या कह रहे हो? फिर से कहो, सुनाई नहीं दिया। जातिवाचक में मैंने जातिवाचक बोला है? कहाँ गए तुम्हारे टावर? अरे वो कहाँ लिखा हुआ है? व्यक्तिवाचक में लिखा है ना, तो व्यक्तिवाचक है, ठीक है। वाक्य प्रयोग करो यहाँ पर, चलो। हाँ ये समूह में जाएगा, मतलब 7 दिनों का समूह। हाँ कैसे? देखो वो आपको देखना है कि सप्ताह शब्द जो जरा बताओ कि आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचान आई कि नहीं। लिखो भारत के भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और दूसरा विजय को कल दिल्ली जाना पड़ा। इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ है? भारत, दक्षिण, हिंद महासागर, विजय, दिल्ली। कल नहीं होगा, ठीक है, कल नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कल तो रिपीट मोड पे आता रहता है, ठीक है, तो इसलिए कल नहीं होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इतना ही कराऊंगी। आप लोगों के लिए सरप्राइज टेस्ट है आज।